टॉकिंग अबाउट द स्टाफिंग, हमने स्टाफिंग के कंपोनेंट्स में रिक्रूटमेंट की स्टडी पूरी कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। तो टुडे विल टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन। देखो, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन के डिफिनेशन एक तुमको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन के डिफिनेशंस, और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज सिलेक्शन? तो आई विल से विल डिफाइन सिलेक्शन दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल, क्वालिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश देयर लाइकली सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। या ये कह सकते हैं, देखो हर जॉब की अपनी कुछ प्रीरिक्विजिट्स होती है। जो जॉब्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी क्या होती है, कुछ प्रीरिक्विजिट्स, है ना, कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जॉब सिलेक्शन प्रोसेस में जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट को मैच करते हैं कैंडिडेट की एक्सपीरियंस, नॉलेज, एक्सपर्टाइज से, क्वालिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स से। और जिन कैंडिडेट्स की सर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस है, ये जो क्वालिटीज़ हैं वो जॉब से मैच करती हैं, हम उन कैंडिडेट को क्या करते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो बड़े आराम से हम कह सकते हैं सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सर जॉब की रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, और कैंडिडेट की क्वालिटीज़ को मैच करते हैं। एंड दोज कैंडिडेट हु आर हैविंग द लाइकली सर क्वालिटीज़ रिलेटिंग टू द जॉब, ऐसे कैंडिडेट इनकी क्या है, जिनकी वो सारी क्वालिटीज़ है, क्वालिफिकेशन है जो जॉब से मैच करती हैं, हम ऐसे लोगों को क्या करते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में वो अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर देते हैं। तो दैट वुड यू राइटिंग और दैट इट इज व्हाट इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। हम सिलेक्शन में क्या करते हैं, सर डिस्कवरी करते हैं। क्या डिस्कवर करते हो आप एम्प्लॉय के नॉलेज को, उसके एक्सपीरियंस को, उसकी स्किल को, क्वालिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को आप डिस्कवर करते हो, और आप उनको डिस्कवर करने के बाद उनको जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स या प्रीरिक्विजिट से मैच करते हो, है ना। और अगर क्या है, जिस एम्प्लॉय की ये सारी क्वालिटीज जॉब की प्रीरिक्विजिट से मैच करती हैं, ऐसे एम्प्लॉय क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस, ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है। सर सिलेक्शन एक बड़ी निगेटिव एक्टिविटी है, क्योंकि सर सिलेक्शन निगेटिव एक्टिविटी इसलिए होती है, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि सर जितने लोग रिक्रूटमेंट में आते हैं ना, ठीक है, हम उसमें से बड़े लिमिटेड लोग को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और बाकी को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और कई मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो कहते हैं दैट टू सेलेक्ट मीन्स टू रिजेक्ट, टू सेलेक्ट मीन्स टू रिजेक्ट। कई मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो इस चीज को एग्री करते हैं, वो कहते हैं टू सेलेक्ट मीन्स टू रिजेक्ट। सिलेक्शन करना मतलब कुछ को चूज कर लिया आपने फ्रॉम अ क्राउड, आपने कुछ को क्या क्या चूज कर लिया। अगर आपने कुछ को चूज कर लिया तो बाकियों को आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए सिलेक्शन को क्या कहते हैं, नेगेटिव अप्रोच है। और जो लोग सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए एक बड़ी कॉमन सेइंग है दैट सेलेक्टर्स सक्सेस इज रिटन ऑन द सैंड वेयर इज फेलियर्स ऑन द स्टोन। बड़ा कॉमन सा हमेशा आजकल सुनने में आता है दैट द सेलेक्टर्स, जो लोग सिलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, है ना, देयर सक्सेस इज रिटन ऑन द सैंड। सैंड में लिखने की चीज़, कोई भी चीज़ अगर तुम बालू भी लिख रहे हो तो परमानेंट नहीं होती है। मतलब अगर सेलेक्टर्स ने क्या किया, किसी ऐसे इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया जो कि बड़ा ही कैपेबल है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को लगातार बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके लिए सर सेलेक्टर्स को किसी तरह का कोई अप्रेजल मिलने वाला नहीं है ना। मतलब ठीक है, उसने अगर सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट किया तो सर ये तो उनका काम है, ऐसा मान लिया जाता है। लेकिन अगर सेलेक्टर्स ने किसी ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया ऑर्गेनाइजेशन में, सर जो कि अपने वर्क को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को लगातार नुकसान कर रहा है, तो ये चीज़ें हमेशा के लिए क्या होती है, यादगार बन जाती हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन सेइंग इज व्हाट द सेलेक्टर सक्सेस रिटन ऑन द सैंड वेयर इज द फेलियर ऑन द स्टोन। जो सिलेक्टर की सक्सेस है, अगर वो बड़े सक्सेसफुल हो गए, अगर उन्होंने बड़ा कैपेबल कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किया तो उसको कोई याद नहीं रखता है। लेकिन अगर उन्होंने किसी गलती से किसी ऐसे कैंडिडेट को चूज कर लिया है जो कि कैपेबल नहीं है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा रहा है, लगातार करवा रहा है, तो सर इन चीज़ों को हर चीज क्या करता है, पॉइंट आउट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो सर दिस इज समथिंग अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, है ना। सिलेक्शन है नेगेटिव एक्टिविटीज, आपने इसको भी अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, तो सेलेक्ट मींस टू रिजेक्ट होता, आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। आपने सेलेक्टर्स के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया दैट देयर सक्सेस रिटन ऑन द सैंड एंड देयर फेलियर्स ऑन द स्टोन। एंड एक साइड और देखेंगे, सिलेक्शन के टाइम पे दो तरह की गलतियां होती हैं। एक होती है सिलेक्शन एरर, और एक होती है रिजेक्शन एरर। हाँ, मैनेजमेंट एक्सपर्ट मान के चलते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन के प्रोसेस में दो तरह की गलतियां बड़ी कॉमन है, सिलेक्शन एरर एंड द रिजेक्शन एरर। अब कहोगे सर सिलेक्शन एरर क्या है और रिजेक्शन एरर क्या होती है? सिलेक्शन एरर मतलब सेलेक्टर्स ने ऐसे इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लिया
जो कि सर सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान तो बड़ा कैपेबल लगता है। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा आपसे। तो सर सिलेक्शन एरर क्या हो गया कि सेलेक्टर्स ने किसी ऐसे इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लिया जो कि सिलेक्शन के दौरान तो बड़ा कैपेबल लगता है, लेकिन जैसे उसको ऑर्गेनाइजेशन उसकी जॉब पोजीशन में प्लेस किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन के फ्रूटफुल नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। मतलब सिलेक्शन एरर कैसी गलती है कि सेलेक्टर्स ने ऐसे इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लिया जो कि सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान, इंटरव्यू वगैरह के दौरान तो बड़ा कैपेबल लग रहा था, लेकिन वो फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिशियल नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन को लगातार नुकसान करवा रहा है। तो कैसी एरर थी ये? सिलेक्शन एरर थी। और रिजेक्शन एरर क्या होता है सर? रिजेक्शन एरर मतलब सर सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान सेलेक्टर्स ने किसी ऐसे कैंडिडेट को गलती से रिजेक्ट कर दिया जो कि सर फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल हो सकता था, है ना। तुमने सुना होगा कि एप्पल का जो फाउंडेशन रखी हुई जिन्होंने, जो एप्पल के सीईओ हैं, उन्होंने एप्पल के फॉर्मेशन से पहले किसी कंपनी में अप्लाई किया था। मैं नाम नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, उन्होंने किसी कंपनी में अप्लाई किया था, है ना। और क्या हुआ, वहां से वो रिजेक्ट हो गए। तो उनके टाइम पे उनकी केस स्टडी की अगर बात करें तो सेलेक्टर ने कैसे एरर कर दी? रिजेक्शन एरर कर दी ना यार। उन्होंने ऐसे इंडिविजुअल को रिजेक्ट कर दिया जो कि आगे क्या होता है, एप्पल का सीईओ बन जाता है, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी को स्टेब्लिश कर जाता है जो वर्ल्ड लेवल की कंपनी बन जाती है। तो दैट इज द सिलेक्शन एरर ओनली ना, दैट इज द रिजेक्शन एरर ओनली ना। कि सेलेक्टर्स ने क्या किया, जिस कंपनी में एप्पल के सीईओ ने अप्लाई किया एप्पल के फॉर्मेशन से पहले, सर वहां से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो सेलेक्टर ने कैसी गलती कर दी? सेलेक्टर ने रिजेक्शन एरर कर दिया, ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर में बड़ा बेनिफिशियल हो सकता था। तो सिलेक्शन के दौरान ये दो तरह की कॉमन सी गलतियां हैं, सिलेक्शन एरर एंड द रिजेक्शन एरर। होपफुली मेरी बात आपको यहाँ तक क्लियर है। इफ यू टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जहाँ पे एंड होता है वहीं से सिलेक्शन बिगिन होता है। आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। जहाँ से रिक्रूटमेंट खत्म होता है वहीं से सिलेक्शन क्या होता है, शुरू होता है। मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस के कंप्लीशन तक कंपनी के पास ढेर सारी जॉब एप्लीकेशंस आ जाती है। रिक्रूटमेंट का इंटेंशन क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इंड्यूस करना, इन्फ्लुएंस करना, अट्रैक्ट करना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। तो जब रिक्रूटमेंट एंड होता है तो क्या होता है, बहुत ढेर सारे लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी के लिए अप्लाई कर चुके होते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ढेर सारी जॉब एप्लीकेशंस आ चुकी होती हैं, है ना। तो जब ढेर सारी जॉब एप्लीकेशंस आ जाती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को पता हो जाता है कि इस वैकेंसी के लिए सर इतने हजार लोगों ने अप्लाई किया है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि इतने हजार लोगों ने एक कुछ जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, थोड़ी सी जॉब पोजीशन जिसके लिए कई इतने ढेर सारे लोगों ने अप्लाई किया है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? तो ऑर्गेनाइजेशन इस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, है ना, सारे एम्प्लॉयज़ को इस सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू गुजारती है। और जो सबसे कैपेबल कैंडिडेट्स होते हैं, जिन्हों एप्लीकेंट्स में से जो ढेर सारे लोग, हजारों लोग अप्लाई करते हैं, उनमें जो सबसे कैपेबल कैंडिडेट होते हैं उनको क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन? जॉब ऑफर करती है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान से देखो, मैं तुमसे सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करने जा रहा हूँ। जब ऑर्गेनाइजेशन ढेर सारी जॉब एप्लीकेशन रिसीव कर ली ना, तो सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले उन एप्लीकेशन की होती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, है ना। हर वैकेंसी के साथ कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा होता है कि भैया आप इस जॉब के लिए अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो, इतने साल का एक्सपीरियंस हो, है ना, या आपकी डिग्री इस स्पेसिफिक ट्रेड की हो। जैसे टीचर के लिए जब भी वैकेंसी होती है तो वहाँ पे लिखा होता है आप कम से कम बीएड हो, आपका कम से कम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, ठीक है। आपके अगर आपका कॉमर्स के टीचर बनना तो आपके पास कम से कम बीकॉम और एमकॉम की डिग्री हो, है ना। तो ये क्या है? ये प्री रिक्विजिट्स है। किसी भी स्कूल में कॉमर्स टीचर के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है? आप बीएड हो कम से कम, आपके पास बीकॉम और एमकॉम की डिग्री हो, और हो सकता है कहीं एक छोटे से कंडीशन की आपके पास पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, उसमें से कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो इन प्री रिक्विजिट्स को, इन एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। उन्होंने एप्लीकेशन भेजी, उसमें कुछ एप्लीकेशन ऐसे जहाँ पे कैंडिडेट ने बीएड नहीं किया हुआ था या बीएड की मार्कशीट उसने नहीं लगाई, कुछ कैंडिडेट ऐसे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ कैंडिडेट ऐसे जो बीकॉम थे एमकॉम थे ही नहीं, है ना। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के दौरान क्या होगा? जो कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन आती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ओवर होने के बाद, उन एप्लीकेशन में से वो एप्लीकेशन जो नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही हैं, उन एप्लीकेशन को क्या किया जाता है? रिजेक्ट, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाता है। पहला हमारा स्टेप क्या सिलेक्शन का? स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन। मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस के एंड होने के बाद ढेर सारी एप्लीकेशन है कंपनी के पास, उन एप्लीकेशन में से वो ऐसे कैंडिडेट की एप्लीकेशन जो कि एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही थी, मेरे एग्जाम्पल 3 कंडीशन एसेंशियल है, तो जो एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही थी उनको क्या कर दिया गया? उनको रिजेक्ट कर दिया गया।
और बाकी जो एप्लीकेशन जिन्होंने एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल किया उनको बुला लेगा काहे के लिए, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के लिए। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू क्या है, अब सर मान लो जैसे 1000 लोगों ने अप्लाई किया था रिक्रूटमेंट प्रोसेस में के दौरान, 1000 लोगों ने अप्लाई किया, 1000 लोगों ने कंपनी का एप्लीकेशन दी, तो उन 1000 में से क्या हुआ सर, 1000 लोगों में से सर 200 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी एप्लीकेशन में एसेंशियल कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, उनको हमने क्या कर दिया, उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो बचे कितने, 800। अब कंपनी इन 800 लोगों को बुलाती काहे के लिए, सब प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के लिए। अब प्रीलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है सर, दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, जहां पे सर आउटसाइडर्स का या जो इंटरेस्टेड है ऑर्गेनाइजेशन वो काम करने के लिए, उनका इंटरेक्शन होता है फर्स्ट टाइम सर मैनेजमेंट टीम से। ये बड़ा ही बेसिक इंटरव्यू होता है, इसमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती है। ये इस तरह का इंटरव्यू जनरली मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वही कंडक्ट कर लेते हैं, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, ये पहला इंटरव्यू का राउंड होता है सर। इसके लिए किसी मैनेजरियल एक्सपर्ट की, किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती है। इसको जनरली क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग ही क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं बड़े आराम से। एंड इस इंटरव्यू में ये इंटरव्यू जो कंडक्ट होता है, ये कंडक्ट होता है कि जो हमारे पास एप्लीकेंट है उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाए, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए, है ना, उनके कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ उनकी लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए, उनकी लैंग्वेज कैसी है, उनकी पर्सनालिटी को देखने के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है जहां पे बड़ी बेसिक चीजें चेक की जाती हैं, उनके मैनर्स और एटिकेट को देख लिया। आप लोगों को देखते हो तो उसका समझ आ जाता है कि सर ये इनका एटिकेट क्या है, इनका तरीका क्या, तौर तरीका क्या है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, और ये अगर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट तो ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है कि नहीं, या जिस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसकी प्रोफिशिएंसी इनको अच्छी है कि नहीं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। अब जो 800 कैंडिडेट थे, 800 कैंडिडेट को बुलाया गया प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और उन इंटरव्यूज में क्या हुआ, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं थी, हाँ, डिपार्टमेंटल हेड मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसी डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर के साथ इस इंटरव्यू को क्या कंडक्ट कर लिया, जिसमें मेनली चेक किया गया था एम्प्लॉई जो आ रहे थे, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई जो थे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी पर्सनालिटी, उनकी लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी। अब क्या होता है सर, 800 में से 200 कैंडिडेट तो ऐसे थे मान लो जिनकी क्या थी सर, जिनकी तो पर्सनालिटी थी ही नहीं, मतलब जिनका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, जो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, है ना, जिनके एटिकेट्स अच्छे नहीं थे, जो मैनर्स वेल मैनर नहीं थे, वेल कल्चर नहीं थे, ठीक है। उनको तो क्या किया, 200 को लोग रिजेक्ट कर दिया। अब बचे कितने लोग प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के बाद, अब बचे सिर्फ 600 लोग, ठीक है। अब इन 600 लोग को क्या किया गया, इन 600 लोग को, जिन लोगों का प्रीलिमिनरी इंटरव्यू ओके था, उनको सर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म की बात की, और ये जो 200 लोग जो उन्होंने प्रीलिमिनरी इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं किया, उनको क्या कहेगा, उनको रिजेक्ट कर दिएगा, रिजेक्ट एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिजेक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू देखो स्क्रूटनी से छटैया शुरू हो गई, जिन्होंने एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। बचे 800 लोग, 800 लोगों को बुलाया गया प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के लिए, जिसमें 200 लोग क्या थे, 200 लोग सर जिन्होंने प्रीलिमिनरी इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं किया। जिन्होंने प्रीलिमिनरी इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं किया उनको हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, और जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको हमने क्या किया, उनको हमने स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म एक स्पेशल फॉर्म होता है जो एम्प्लॉय को इंटरव्यू के बाद दिया जाता है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के बाद दिया जाता है, जिस फॉर्म में एम्प्लॉय की जो बेस एसेंशियल कंडीशन होती है ना, उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका इंटरेस्ट, ये सब क्या किया था, ये सब ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए मेंटेन कर लेती है। आज से रिलेटेड जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, उन सब इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन आपसे कलेक्ट कर लेती है। इवन आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नाम, आपका बैकग्राउंड, आपका एड्रेस, आपका सर आपकी डिग्री किस फील्ड में है, आपकी एक्सपर्टाइज किस में है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, ये सब चीज़ क्या होता है स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन फिल करा लेती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिल करने के बाद अब आपकी होती है टेस्टिंग। एक तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कि आपका पूरा रिकॉर्ड में मेंटेन कर लिया, रिकॉर्ड को मेंटेन कर लिया कि हो सकता है आज तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर मेरे पास रिकॉर्ड है और मुझे फ्यूचर में अटेंडेंस जरूरत पड़ती तो हम क्या कर सकते हैं, हम आपको आपके इन एक्सपर्टाइज के बेसिस पे बुला सकते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म का नेक्स्ट क्या होता है, स्टेप टेस्टिंग। अब सर ये क्या होता है, आपका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के बाद सर ये टेस्ट है, दिस इज अ काइंड ऑफ रिटन टेस्ट। हम एम्प्लॉय क्या करते हैं, एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करते हैं। सर ये रिटन टेस्ट होता है जहां पे सर हम क्या करते हैं, उसके चेक करते हैं, है ना, उसकी सर इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड, है ना, उसका इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है ना, इसमें हम क्या चेक करते हैं, इसमें हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, रिटन टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट चेक करते हैं, उसके इंटेलिजेंस लेवल को चेक कर रहे होते हैं, उसके
इंटेलिजेंस लेवल को चेक कर रहे होते हैं, उसके इंटरेस्ट को चेक कर रहे होते हैं, एप्टीट्यूड को चेक कर रहे होते हैं और उसकी पर्सनालिटी को चेक कर रहे होते हैं, है ना। यहाँ पे एक ये और लिखो पर्सनालिटी, ठीक है। अब सर रिटन टेस्ट के द्वारा आप कैसे इसके इंटरेस्ट को चेक कर सकते हैं? हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दिए हैं जहाँ पे एम्प्लॉय जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है वो अपने इंटरेस्ट का बता सकते हैं। ये एमसीक्यू टाइप का टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट जो होता है ना, जनरली एमसीक्यू टाइप का होता है। हमने उसके इंटरेस्ट को जानने के कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए जिससे हमको उनका इंटरेस्ट पता चल जाए कि उसका किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है, अगर तुमको वैसे जॉब दी जाए तो तुम उसको अच्छे से परफॉर्म करोगे। अगर तुमको ऐसी कोई जॉब दी जाए जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो हो सकता है तुम थोड़ा लेथर्जिक हो जाओ, उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म ना करो। तो जो हमारा टेस्ट होता है दैट इज रिटन टेस्ट, हम रिटन टेस्ट में क्या करते हैं, उसके इंटरेस्ट को जानने के लिए उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं जहाँ पर उसके इंटरेस्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड को जानने के लिए, उसके इंटेलिजेंस लेवल को जानने के लिए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, है ना। उसके करंट नॉलेज को जानने के लिए कुछ करंट अवेयरनेस से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन डाल सकते हैं, है ना। उसके एटीट्यूड को जानने के लिए कि उसका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। उसका एटीट्यूड का मतलब सर बेसिकली एटीट्यूड मीन्स टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग द न्यू जॉब इन द कैंडिडेट। एटीट्यूड मतलब सर नई नई चीज़ों को सीखने का अंदर उसका काबिलियत है कि नहीं है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो नई जॉब को लर्न कर सकता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ऐसे लोगों को वेलकम करना चाहती है जो हु आर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। किसी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए या मार्केट में सर्वाइव करने के लिए चेंज बड़ा जरूरी है, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगा तो वो तभी इंप्लीमेंट हो पाएगा जब ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉइज चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए राजी हों। तो एटीट्यूड टेस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन उसके पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है, चेंज को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है उसको जानने की कोशिश करती है ना। और उसका होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ट्रेड टेस्ट, ठीक है। अब ट्रेड टेस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट क्या होता है? ये वो टेस्ट होता है, ठीक है, विच इज कंडक्टेड टू नो द ट्रेड रिलेटेड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय। जिस जॉब के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाह रहे हो, आप जिस काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो उस काम के आपको पहले से क्या नॉलेज है, कितनी नॉलेज है, इसको भी चेक किया जाता है इसी रिटन टेस्ट में। इस रिटन टेस्ट में ऐसे सारे क्वेश्चन डाले जाते हैं जैसे आपका इंटरेस्ट, आपके ट्रेड रिलेटेड नॉलेज, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी, आपका इंटेलिजेंस से सब चेक हो जाए, ठीक है। तो अब देखो 600 कैंडिडेट हमारे पास बचे थे। अब 600 में से क्या होगा, मान लो सर 300-400 कैंडिडेट ऐसे हो गए जो क्या कहते हैं सर, जो कि सर टेस्टिंग जो रिटन टेस्ट में फेल हो जाते हैं, वो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर पाते नहीं है। तो अब जो रिटन टेस्ट नहीं क्वालिफाई कर, हमारे पास तो कितने कैंडिडेट बचे हैं सर, जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया हमने उनको क्या कहते हैं 400 लोग को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। बचे 200, तो 200 को क्या करते हैं, बुलाते हैं फाइनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब ये हमारा जो फाइनल इंटरव्यू ना, ये प्रीलिमिनरी इंटरव्यू से काफी अलग है, ठीक है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉय का सिर्फ बेसिक नॉलेज को चेक करने की कोशिश की, जबकि फाइनल इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, हम जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय होता है ना, अभी प्रोस्पेक्टिव बोलो मतलब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय बना नहीं है, ठीक है। तो जो लोग टेस्टिंग क्वालिफाई करके आते हैं हम उनका क्या करते हैं, हम उनका फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। सर फाइनल इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए पैनल ऑफ एक्सपर्ट होता है, एक एक्सपर्ट का पूरा पैनल बैठता है जो एम्प्लॉय के प्रोफेशनल नॉलेज, उसके स्पेशलाइज नॉलेज जो उसको चेक करता है, ठीक है। ध्यान से देखो फाइनल इंटरव्यू जो ये क्या, ये प्रीलिमिनरी इंटरव्यू से काफी ज्यादा डिफरेंट है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में डिपार्टमेंटल हेड जो थे उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर के द्वारा इस इंटरव्यू को कंडक्ट कर लिया। लेकिन सर फाइनल इंटरव्यू जो है ना, ये कौन चेक कंडक्ट करता है, इस सर ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट, खाली एक एक्सपर्ट नहीं, एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट होता है जो एम्प्लॉय को अलग अलग पैरामीटर पर चेक कर रहे होते हैं, है ना। फाइनल इंटरव्यू के दौरान कोई एक एक्सपर्ट ऐसा है जो एम्प्लॉय के ट्रेड रिलेटेड नॉलेज को जानने के लिए उसका उस तरह से क्वेश्चन पूछता है ताकि उसको उसका ट्रेड रिलेटेड नॉलेज बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि कितना कैपेबल है, कितना नॉलेजेबल है, इसके अंदर वास्तव में दम है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा एक्सपर्ट जो होता है वो क्या करता है, वो एम्प्लॉय की पर्सनालिटी को चेक करने की कोशिश करता है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का है कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का है ना। इस चीज़ों को चेक करने की, बड़ा एग्रेसिव तो नहीं है ना, किस तरह का है, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी। एक एक्सपर्ट जो क्या करता है, जो देखता है उसके कॉन्फिडेंस लेवल को, है ना, और उसके नई नई चीज़ों को लर्न करने की कैपेसिटीज को। तो फाइनल इंटरव्यू क्या है, वो सर प्रीलिमिनरी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे पैनल एक्सपर्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो अलग अलग पैरामीटर पे एम्प्लॉय को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को चेक कर रहे होते हैं। अब सर जो हमारे पास 200 कैंडिडेट बचे थे ना, टेस्टिंग के बाद 200 कैंडिडेट बचे हुए थे, है ना। इन 200 में से सर क्या होता है, इंटरव्यू में सर 50% से ज़्यादा लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, है ना। 150 लोग क्या हो गए जिन्होंने इंटरव्यू को सेलेक्ट नहीं, इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं किया, फाइनल इंटरव्यू को, उनका हो गया रिजेक्शन। अब बचे कितने, सिर्फ और सिर्फ 50 लोग।
वो जो 50 लोग बचे हुए थे ना, 200 में से 150 लोग क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, है ना। बचे कितने, 50 लोग। अब 50 लोग को हमने क्या किया, उनको हमने बोला रेफरेंस चेक के लिए। रेफरेंस चेक बड़ा ही एक तरह का पार्शियल चेक होता है, एक तरह की फॉर्मेलिटी खाली है, जहाँ पे न्यूली सेलेक्टेड एम्प्लॉय को बोला जाता है कि भाई आप सर किसी ऐसे 2 लोगों का नाम बताएं जो आपको अच्छे से जानते हो और आपके कैरेक्टर की गारंटी कंपनी को दे दें, है ना, आपके कैरेक्टर की एक तरह की एश्योरिटी दे दें, है ना। जो लोग, जो एम्प्लॉय क्या करते हैं, इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, उनको रेफरेंस चेक के लिए बोला जाता है। रेफरेंस चेक में क्या होना होता है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को किन्हीं 2 ऐसे लोगों का नाम बताना होता है जो क्या करते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय के कैरेक्टर की से एश्योरिटी दे दे किसको, कंपनी को, ठीक है। क्योंकि मुझे न्यूली सेलेक्टेड एम्प्लॉय को 2 लोगों का नाम बताना है, तो मैं पक्की बात है ऐसे 2 लोगों का नाम बताऊंगा जो मुझे अच्छे से जानते होंगे और जो मेरे बारे में अच्छा ही कहेंगे, वो मेरे बारे में बुरा कहने वाले नहीं। इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा सा पार्शियल राउंड होता है, एक तरह की वो सिर्फ क्या फॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो 2 रेफरेंस चेक आपने कैसे ऐसे 2 लोगों का नाम बता दिए हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो आपके कैरेक्टर के बारे में कंपनी को एश्योरिटी दे दें कि कैरेक्टर वाइज आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर जॉब स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर ये सब कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो जिन्होंने रेफरेंस चेक दे दिया, जिनका रेफरेंस चेक ओके हो गया, वो सिलेक्शन उनका हो जाता है। और जो लोग रेफरेंस चेक 2 ऐसे लोगों का नाम बता ही नहीं पाते हैं, या उनके साथ उनके लिए 2 लोग ऐसे आते हैं नहीं जो उनके कैरेक्टर की गारंटी दे पाए, तो उनका क्या होता है, उनका रिजेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जिनको सेलेक्ट कर लिया गया, अभी भी इनकी बात बनी। अब सर देखो, मान लो 50 में से क्या हुआ, 10 लोग को रिजेक्ट कर दिया गया, 50 में से 10 लोग चले गए जो रेफरेंस नहीं दे पाए, बचे कितने, 40 लोग। 40 लोग को सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन सर सिलेक्शन के बाद उनको बोला गया भैया सिलेक्शन से पहले मेडिकल टेस्ट। सिलेक्शन के बाद किसकी बात होने की, हमने आपसे बात कर ली किसकी, मेडिकल टेस्ट की, कि सर आपको सेलेक्ट तो हो कर लेंगे हम, लेकिन अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो, आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हो, मेंटल फिट हो क्योंकि आपने यहाँ पे सारे रिटन टेस्ट कंडक्ट किए मतलब मेंटल फिट हो, लेकिन अगर आप फिजिकल फिट नहीं हो, है ना, अगर आपकी लगातार तबीयत खराब होती है, तो आपके ना आने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग फ्यूचर में इफेक्ट हो सकती है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय का मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट करा लेती है कि ये जान पाए कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं हो। अगर आप फिजिकली फिट हो, ठीक है, आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें आप फिजिकली फिट आते हो, तभी क्या होता है, तभी आपको जॉब ऑफर किया जाता है। और अगर आप मेडिकली फिजिकली फिट नहीं हो, तो क्या कहा जाता है, आपको आपका मेडिकल टेस्ट अगर सही नहीं आया तो आपको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब मान लो 40 में से क्या होता है सर, 10 लोग, है ना, रिजेक्ट हो गए। 10 लोग रिजेक्ट अगर हो जाते हैं तो बचे कितने सर, 30 लोग ना। अब यही क्या है, 30 लोग। अब जो कंपनी है उसके पास 30 लोग की लिस्ट आ गई, जो क्या है सर, सोचो 1000 लोगों ने अप्लाई किया था, और ये प्रोसेस पढ़ते 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 कितने लोग बचे, सिर्फ 30 लोग बचे। अब ये 30 कैसे लोग हैं, अब ये 30 वैसे लोग हैं जो क्या है, जो बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, ठीक है, बिल्कुल। लिस्ट आ गई ऐसे कैंडिडेट जो क्या है, जो उन 1000 में से सबसे ज़्यादा कैपेबल थे। अब इन 30 में से, है ना, मैनेजमेंट क्या करेगा, जितनी उनके पास वैकेंसी, मान लो 10 लोग की वैकेंसी थी, तो इस 30 में से क्या करेगा, 30 लोगों की लिस्ट में से 10 ऐसे कैंडिडेट को चूज करेगा, है ना, एचआर मैनेजर, जो क्या जो सबसे ज़्यादा कैपेबल होंगे, उन 10 को क्या किया जाए, 10 को जॉब ऑफर कर दिया जाएगा, ठीक है। और जॉब ऑफर के बाद क्या होगा, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको एक बार जॉब ऑफर कर दी गई, जॉब ऑफर के दौरान आपसे बात कर ली, भाई सैलरी कितना लोगे, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, हम कितनी सैलरी देंगे, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन आपको बता दिए गए कि भाई लीव रूल क्या है ना, कैसे कैसे लीव इनकैशमेंट होती है, सारे रूल्स और रेगुलेशन आपको बता देंगे जॉब ऑफर के दौरान ही। और जॉब ऑफर के दौरान ही अगर एम्प्लॉय को जॉब से रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो भी बड़े आराम से उसको ले सकता है। और जॉब ऑफर के बाद नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब आपको जॉब ऑफर हो गई, आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो, तो उससे पहले क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन कहती है आप कॉन्ट्रैक्ट करा लो मेरे साथ, कॉन्ट्रैक्ट पे आओ। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर वहाँ पे बात कर ली गई कि 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड, मान लो आई एम टेकिंग ओनली एग्जांपल, 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल रखने के बाद हम क्या करेंगे, हम 2 साल आपको चेक करेंगे कि आप वास्तव में ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लायक है कि नहीं है, आप कैपेबल हैं कि नहीं है। ऐसा हो सकता है कि किसी कैंडिडेट ने सिलेक्शन के टाइम तक बड़ा अच्छा बिहेवियर दिखाया हो, लेकिन जैसे वो सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसका परफॉर्मेंस लेवल चेंज हो जाता है। तो इसलिए बात किसकी की जाती है, प्रोबेशन की, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में बात कर ली गई कि 2 साल प्रोबेशन पे आप होंगे, अगर 2 साल तक आप अच्छे से परफॉर्म करते हो तो हम आप क्या करेंगे, आपको परमानेंट नेचर की जॉब दे देंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बने रहोगे। और 2 साल में अगर किसी भी टाइम कंपनी को लगा कि तुम कैपेबल नहीं हो, तो कंपनी तुमको क्या कर सकती है, कंपनी तुमको निकाल सकती है,
ठीक है। उसके बाद कई बार कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, एक तो ये टर्म्स एंड कंडीशन, कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट बात कर ली जाती है, ठीक है, कि हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो देखो सिलेक्शन में काफ़ी पैसा खर्चा किया कंपनी ने, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी एफर्ट लगा, काफ़ी रिसोर्सेज कंपनी गई, बहुत पैसा खर्चा होता है। तो अगर मान लो हमने सिलेक्शन में क्या किया, 10 लोग को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद क्या करते हैं वो 10 लोग कुछ दिन काम करके, 10-15 दिन, 20 दिन, एक दिन, एक महीना काम करके वो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग जाते हैं। अगर वो लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग जाते हैं तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फिर कंपनी को ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक, किसी नए कैंडिडेट को चूज करने के लिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट की फिर से बात करती है। कुछ कैंडिडेट जहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एम्प्लॉय जा सकता है, यहाँ इसकी रिटेंशन कम है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है, कहती है भैया हम आपको जॉब ऑफर दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, हमारे साथ बॉन्ड साइन करो कि आज आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो तो आज से 3 साल तक आप ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने रहो, 3 साल के बाद ही किसी दूसरी जॉब पर स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी सारी टर्म्स एंड कंडीशन, जो जॉब से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन होती है, सब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों क्या करते हैं, एग्री करते हैं। और उसके बाद ये जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों एग्री कर जाते हैं तो ये जो 10 सेलेक्ट कैंडिडेट्स हैं वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं, है ना, उनको जॉब ऑफर कर दी जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस।